हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फोकस यूपीएससी बाय एसपीएम। आज के 25 नवंबर के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो यूपीएससी के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। एज ऑलवेज चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेन सेक्शन के साथ। पहला टॉपिक है राइजिंग ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन्स होते क्या है। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बेसिकली वो नॉलेज, स्किल्स और प्रैक्टिसेस हैं जो अलग अलग कल्चर्स के एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और थियरीज पर बेस्ड होते हैं। इसका यूज़ हेल्थ के लिए, डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोसिस और मेंटल इलनेसेस तक ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बोलते हैं तो मेन सिस्टम्स आते हैं आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी। इनको कलेक्टिवली हम आयुष कहते हैं। करंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पे एक रिन्यूड एम्फेसिस देखने को मिला है ग्लोबली। चलिए इसके सिग्निफिकेंस को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। WHO के मेंबर स्टेट्स में लगभग 80 to 90% देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कई लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ये लोगों का फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्थ केयर होता गया है। मतलब बीमारी के वक्त लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाने से पहले किसी ट्रेडिशनल हीलर या वैद्य या हकीम के पास जाते हैं। दूसरा है कि ये सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर भी बन चुका है। ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट 2025 तक अराउंड $583 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इस ग्रोथ को पुश कर रहा है सिस्टम्स जैसे कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और ग्लोबल हर्बल प्रोडक्ट्स का बूम। इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉलिसी, ट्रेड और IPR फ्रेमवर्क्स पर पड़ता है। तीसरा पॉइंट है WHO की इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्ट्रेंथन करने के लिए डेडिकेटेड आर्किटेक्चर क्रिएट किया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है जामनगर इंडिया में, दैट इज WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर या GTMC। ये दुनिया का पहला ऐसा हब है जो एक्सक्लूसिवली एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन पर फोकस करता है। साथ ही 2025 का WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉडर्न हेल्थ सिस्टम के साथ साइंटिफिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। चौथा पॉइंट है ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटीज में इसका कंट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल मेडिसिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता है, स्पेशली वहाँ जहाँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेंटल वेलनेस और एजिंग केयर में भी और लाइफस्टाइल और माइंड बॉडी बैलेंस क्रूशियल हो जाता है। इन सब सिस्टम्स में ट्रेडिशनल मेडिसिन्स नेचुरली फिट होते हैं। साथ ही नेचर बेस्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट अप्रोचेस जैसे कि हर्बल मेडिसिन्स, लोकल मेडिसिनल प्लांट्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये सब ग्लोबल क्लाइमेट्स के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इस फील्ड में एक इमर्जिंग ग्लोबल लीडर की तरह बन चुका है इंडिया। इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं इन्हें थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला है इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल रिकग्निशन मिलना, जैसे कि जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। दूसरा है आयुष सेक्टर का रैपिड ग्रोथ। पिछले एक डेकेड में इंडिया का आयुष मार्केट लगभग 8 फोल्ड ग्रो हुआ है। अब इसका वैल्यू अराउंड $43.4 बिलियन तक हो गया है। तीसरा है AI और डिजिटल इनोवेशन में इंडिया का लीडरशिप। WHO की AI पर जो टेक्निकल ब्रीफ आई है उसने स्पेशली इंडिया को हाईलाइट किया है एज अ पायनियर इन AI एनेबल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसमें कंसेप्ट्स आते हैं जैसे कि आयुर्जीनोमिक्स, जहां आयुर्वेदा की प्रकृति कंसेप्ट को जीनोमिक्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। प्रकृति बेस्ड डायग्नोस्टिक्स मतलब ये पेशेंट की माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन समझकर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स डिजाइन करने वाला डायग्नोस्टिक्स है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी देखें तो आयुष ग्रिड, सही और नमस्ते और आयुष रिसर्च पोर्टल, ये सब डेटा इंटीग्रेशन, रिसर्च एविडेंस और सर्विस डिलीवरी को डिजिटल बना रहे हैं एज फार एज ट्रेडिशनल मेडिसिन आर कंसर्न। इन सब एग्जांपल्स को आप आंसर राइटिंग के टाइम इंडियाज डिजिटल पब्लिक गुड्स इन हेल्थ के अंदर कोट कर सकते हैं। और इसके साथ ही ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटाइजेशन, इंडिया ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी या TKDL बनाई है। ये दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी है जो ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशंस को सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट करती है। इसका एक मेजर बेनिफिट हुआ है पेटेंट्स के मिसयूज को रोकना। पहले क्या होता था, फॉरेन कंपनीज हमारे ही आयुर्वेदिक या हर्बल फॉर्मुलेशंस पर पेटेंट लेने की कोशिश करते थे।
अब TKDL के डेटा की वजह से पेटेंट ऑफिसर्स उन क्लेम्स को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंटेशन। WHO ने भी TKDL को एक ग्लोबल मॉडल के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। अब क्वेश्चन बनता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का ब्रॉडर सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिग्निफिकेंस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, जहां मॉडर्न सिस्टम्स सब जगह नहीं पहुंच पाते। लोकल वैद्यास, हर्बल रेमेडीज और कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस लोगों के लिए क्विक और लो कॉस्ट सपोर्ट बन जाते हैं, और इसी वजह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के गोल्स इनके बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। इसके साथ ही ट्रेडिशनल मेडिसिन का होलिस्टिक लाइफस्टाइल बेस्ड अप्रोच, जैसे कि आयुर्वेदा का दिनाचार्य और ऋतुचार्य, आज के लाइफस्टाइल डिजीजेस की एक एरा में बहुत ही वैल्यूबल हो गए हैं। मेडिसिनल प्लान्स पर बेस्ड ट्रीटमेंट्स बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबली मैनेज्ड हार्वेस्टिंग इकोसिस्टम्स और लोकल लाइवलीहुड्स दोनों को ही बेनिफिट देती हैं, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स के साथ अलाइंड होते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन से इंडिया का सॉफ्ट पावर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ योगा, आयुर्वेदा एंड प्रमोशन ऑफ वेलनेस टूरिज्म। लेकिन इस सेक्टर में इसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला है साइंटिफिक वैलिडेशन का इशू। ट्रेडिशनल सिस्टम्स के पास रिच एक्सपीरियंशियल एविडेंस तो है, लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक क्लिनिकल ट्रायल्स, फार्माकोविजिलेंस डेटा और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स कम है। लार्ज स्केल ट्रायल्स की कमी की वजह से ग्लोबल क्रेडिबिलिटी थोड़ा स्लो हो जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन का। सेकेंड है क्वालिटी और सेफ्टी कंसर्न्स। रॉ मटेरियल्स की वेरिएबिलिटी, एडल्टरेशन, कॉन्टेमिनेशन या डोसेज स्टैंडर्डाइजेशन की कमी, ये सब पेशेंट ट्रस्ट को हर्ट कर सकते हैं। और थर्ड है डिजिटल और AI गैप्स। हाँ, इंडिया ने TKDL और द्रव्य जैसे इनिशिएटिव्स शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल मेडिसिन डेटा अभी भी फ्रैगमेंटेड है। सारी क्लासिकल लिटरेचर AI रेडी फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से एडवांस्ड एनालिटिक्स और ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी स्लो हो जाता है। एंड फाइनली द इशू इज सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स प्रेशर। मेडिसिनल प्लांट्स का ओवर हार्वेस्टिंग हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका हैबिटेट भी श्रिंक हो रहा है। ये सब मेजर रेड फ्लैग्स हैं एज फार एज ट्रेडिशनल मेडिसिन इज कंसर्न्ड। तो डियर एस्पिरेंट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन इनहेरिटेड विजडम से इवॉल्व होकर अब एक साइंटिफिकली स्ट्रेंथेंड पिलर बनने की जर्नी पर है। WHO का स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट और इंडिया की लीडरशिप मिलकर एक ऐसे फ्यूचर की तरफ सिग्नल कर रहे हैं जहां हेल्थ केयर प्रिवेंटिव, सस्टेनेबल और पेशेंट सेंट्रिक होगा। अब चलते हैं दूसरे मेजर टॉपिक की तरफ, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन AI। करंट कॉन्टेक्स्ट है G20 समिट इन जोहानिसबर्ग। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक इंपॉर्टेंट आइडिया दिया, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फोकस था AI के मिसयूज को रोकना, स्पेशली डीप फेक्स, क्राइम और टेरर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के की पॉइंट्स क्या थे, उन पर नजर डालते हैं। उन्होंने कहा कि G20 लेवल पर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो AI के मिसयूज को प्रिवेंट करे। डीप फेक्स का एग्जाम्पल आप डेली न्यूज़ में तो देखते ही हैं, पॉलिटिकल लीडर्स का फेक स्पीचेस, डॉक्टर्ड वीडियोस एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। ये सिर्फ एक नेशनल इशू नहीं है, क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम है। सेकेंडली, उन्होंने मेंशन किया ह्यूमन सेंट्रिक AI गवर्नेंस का। प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रेस किया कि AI सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, ऑडिटेबल होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मतलब उनके डिसीजंस समझ में आने चाहिए, उनको अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए और सेफ्टी बाय डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए एज फार एज AI इज कंसर्न। ह्यूमन ओवरसाइट और इन्वॉल्वमेंट कंपल्सरी होना चाहिए फॉर द सस्टेनेबल एंड सेफ यूज ऑफ AI। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि AI को एक्सक्लूसिव कंट्रोल से बाहर लेकर ग्लोबल गुड बनाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट जो AI मॉडल्स हैं अभी भी कुछ ही फर्म्स के पास कॉन्सेंट्रेटेड है इन डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने ओपन सोर्स और ग्लोबल शेयरेबल सिस्टम्स की नीड को हाईलाइट किया। साथ ही उन्होंने एम्फेसिस दिया कि फोकस होना चाहिए जॉब्स ऑफ टुमारो के वजह से कैपेबिलिटीज ऑफ टुमारो पे, जहां रैपिड अपस्किलिंग और इनोवेशन वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाएगा। इसके साथ ही AI लेड ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने G20 लेवल ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी फ्रेमवर्क प्रपोज किया, ताकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स का क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और ईजी हो जाए। अब सवाल यह है कि ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है, इसकी क्या ज़रूरत है? पहली वजह है AI मिसयूज का राइजिंग ट्रेंड।
डीप फेक्स पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, इलेक्शंस डिस्टॉर्ट हो सकते हैं और पब्लिक ट्रस्ट अंडरमाइन हो सकता है। साइबर फ्रॉड्स, इम्पर्सोनेशन, फेक KYC, ये सब AI टूल्स से और ईजी हो गए। दूसरी वजह है फ्रंटियर AI का ट्रांसनेशनल रिस्क। एडवांस्ड AI मॉडल्स पैथोजन डिज़ाइंस सजेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड हैकिंग स्क्रिप्ट्स जनरेट कर सकते हैं या फिर लार्ज स्केल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स रन कर सकते हैं। ये रिस्क्स बॉर्डरलेस होते हैं, सिर्फ नेशनल लॉज इनको फुल्ली एड्रेस नहीं कर सकते। इसके साथ ही AI गवर्नेंस में एक बड़ी प्रॉब्लम रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन की है। EU AI एक्ट, US वॉलंटरी रूल्स और चाइना के एल्गोरिदम रेगुलेशंस सब अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, जिसके बीच के लूप होल्स मैलिशियस मिसयूज़ को ईजी बना देते हैं। इसके साथ ही फ्रंटियर AI मॉडल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, ये क्या करता है, डिजिटल डिवाइड को और भी डिपेंड करता है। ऊपर से मास सर्वेलेंस, कंसेंट के बिना फेशियल रिकग्निशन और बायस्ड हायरिंग टूल्स, ये सब ह्यूमन डिग्निटी को डायरेक्टली थ्रेटन करते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन सेंट्रिक सेफगार्ड्स अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। वैसे AI सेफ्टी एंड रेगुलेशन पे इंडिया ने अपनी तरफ से AI गवर्नेंस के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। 2018 में नीति आयोग की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थी। इसका फोकस सेक्टर्स जैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मोबिलिटी और स्मार्ट सिटीज़ पर रिस्पॉन्सिबल AI एडॉप्शन का था। इसके साथ ही रेज 2020 यानी रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव भी लाया गया था, जिसमें एथिक्स, गवर्नेंस, इंक्लूसिविटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर डिस्कशन हुआ। ये प्लेटफॉर्म इंडिया को AI फॉर सोशल गुड नैरेटिव से एसोसिएट करता है। एंड इन 2025 मेटी ने इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव AI गवर्नेंस गाइडलाइंस फ्रेमवर्क रिलीज़ किया। इसमें 7 कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए और 6 पिलर्स पर रिकमेंडेशन दी गई, जैसे कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग, एजाइल रेगुलेशन, रिस्क असेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। ये फ्रेमवर्क इंडिया को एक क्रेडिबल वॉइस बनाता है जब वो ग्लोबल कॉम्पैक्ट की बात करता है। इसके साथ ही AI गवर्नेंस से जुड़े ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्लेसली पार्क AI सेफ्टी समिट 2023 ने फ्रंटियर AI सेफ्टी पर पहला ग्लोबल एग्रीमेंट दिया, जहाँ कंट्रीज़ ने AI के पोटेंशियल के साथ साइबर सिक्योरिटी, बायो सिक्योरिटी, मिसयूज़ और डिसइंफॉर्मेशन जैसे रिस्क को फॉर्मली एक्नॉलेज किया। इसी समिट ने रेगुलर AI सेफ्टी समिट्स का फ्रेमवर्क भी किक स्टार्ट किया था। इसके बाद पेरिस AI समिट 2025 ने इस अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए 58 कंट्रीज़ के जॉइंट डिक्लेरेशन पर फोकस किया, जिसमें इंक्लूसिव, एथिकल और सस्टेनेबल AI को प्रायोरिटी दी गई। वहीं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में AI गवर्नेंस को ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के कोर से लिंक किया गया और यूनाइटेड नेशंस SDGs के कॉन्टेक्स्ट में AI की कंस्ट्रक्टिव रोल को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल AI सेफ्टी और मिसयूज़ को लेके देयरफॉर मैसेज क्लियर है। AI रिस्क्स रैपिडली ग्लोबलाइज हो रहे हैं, इसीलिए एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल कॉम्पैक्ट अब एसेंशियल बन गया है। इस एस्पेक्ट में इंडिया अपने ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल और गवर्नेंस गाइडलाइंस के साथ एक इमर्जिंग नॉर्म सेटर के रोल में नजर आ रहा है। अब चलते हैं वैल्यू एडिशन सेक्शन की तरफ, जहां पहला टॉपिक है सर्ज इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स इन इंडिया। करंट कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। द लैंसेट की रिसेंट फाइंडिंग्स बताती है कि इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी UPFs की सेल्स दुनिया में सबसे फास्ट ग्रो कर रही है और इसी के साथ ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेस भी शार्पली इंक्रीज हो रहे हैं। इस ट्रेंड ने फ्रंट ऑफ द पैक वार्निंग लेबल्स की डिमांड को फिर से अर्जेंट बना दिया। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते क्या है। ये इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इमल्सिफायर्स, स्टेबिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल स्टार्चेस, कलर्स और फ्लेवर एनहांसर्स जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो नॉर्मल किचन में तो नहीं मिलता है। ये हाइपर पैलेटेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव और लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, स्वीटेंड सीरियल्स, इंस्टेंट नूडल्स भी शामिल हैं। अब प्रोसेस्ड फूड्स और UPFs में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्रोसेस्ड फूड्स से इनका एक क्लियर डिफरेंस ये है कि प्रोसेस्ड फूड में नेचुरल स्ट्रक्चर लार्जली रिटेन किया जाता है, जबकि UPFs हाई फैट, शुगर, सॉल्ट कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल यह है कि UPFs का इतना सर्च क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा ड्राइवर है एग्रेसिव मार्केटिंग, जैसे कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स और चिल्ड्रन टारगेटेड डिजिटल एड्स। ये सब इन्हें एस्पिरेशनल बना देते हैं।
अर्बन लाइफस्टाइल भी कन्वीनियंस फूड पर डिपेंडेंसी बढ़ाता है और इंडिया जैसे देशों में वेस्टर्न डाइट्स को मॉडर्न समझा जा रहा है। इसके साथ ही इस सेक्टर में वीकर रेगुलेशन है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब यूपीएफ्स के इम्प्लीकेशंस जो है ये बहुत सीरियस है। न्यूट्रिशनली ये एम्प्टी कैलोरीज देते हैं, मतलब एनर्जी ज़्यादा देते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स बहुत कम देते हैं। पब्लिक हेल्थ रिसर्च इन्हें ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और डिप्रेसिव सिम्टम्स जैसे मेजर इलनेसेस से लिंक करती है। चिल्ड्रन पर इम्पैक्ट और भी सीवियर है, जिसे हम चाइल्डहुड ओबेसिटी, पुअर गट हेल्थ, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट और पुअर लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिज्म के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही यूपीएफ्स का इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत हाई है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं ये हाउस होल्ड का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है एज फार एज हेल्थ केयर इज कंसर्न। एडिक्टिव होने की वजह से ये होम कुक्ड मील्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या? देखिए, फ्रंट ऑफ द पैक वार्निंग लेबल्स मैंडेटरी होने चाहिए, चाइल्ड टारगेटेड हाई फैट शुगर सॉल्ट एड्स पर बैन लगना चाहिए और स्कूल्स को यूपीएफ फ्री जोन्स बनाया जाए, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। और एफएसएसएआई रेगुलेशंस को डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स के साथ स्ट्रांगली अलाइन भी करना चाहिए। अब चलते हैं सेक्शन 3 में, दैट इज न्यूज़ इन शॉर्ट। पहला टॉपिक है IBSA मीटिंग 2025। ये मीटिंग जोहानिसबर्ग में G20 समिट के साइडलाइंस पर हुई और इस मीटिंग में इंडिया ने यूएनएससी रिफॉर्म्स की अर्जेंट नीड को स्ट्रांगली रेज किया, ये बताते हुए कि करंट सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रक्चर ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे इमर्जिंग पावर्स की जो एक्चुअल ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब IBSA के बारे में बात करें तो IBSA डायलॉग फोरम 2003 की ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन से बना एक ट्राइलैटरल प्लेटफॉर्म है। ये साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करता है और एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की 3 मेजर डेमोक्रेसीज की एक कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। IBSA के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IBSA ट्रस्ट फंड जो 2004 से लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सपोर्ट कर रहा है, और IBSA अमर नेवल एक्सरसाइज जो तीनों नेवीज़ की मेरीन इंटरऑपरेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है जिसका एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड इवन एंशिएंट लाइफ डिटेक्ट करने में भी हो रहा है। करंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक रिसेंट स्टडी में साइंटिस्ट ने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल्स यूज करके एंशिएंट फॉसिल्स के केमिकल फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज किया। इससे उन्हें 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स के एविडेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिली। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि AI और मशीन लर्निंग जो है सिर्फ चैटबॉट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मेजर साइंटिफिक डिस्कवरी में भी इनका यूज़ हो रहा है। अब रैंडम फॉरेस्ट के यूज़ को थोड़ा समझते हैं। ये एग्रीकल्चर में क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन, पेस्ट अटैक रिस्क या सॉइल हेल्थ मैपिंग के लिए यूज़ हो सकता है। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट मॉडलिंग में ये फॉरेस्ट कवर चेंज, पोल्यूशन लेवल्स या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को भी प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए रैंडम फॉरेस्ट को आप एक्सेसिबल बट पावरफुल AI टूल के रूप में याद रख सकते हैं, स्पेशली जब क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द रोल ऑफ AI और मशीन लर्निंग इन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन दिस इज फोकस UPSC बाय SPM साइनिंग ऑफ। जय हिंद।